हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पिछला वाला टॉपिक कवर किया था, जैसा कि उसका नाम था पदार्थों का तन्य व्यवहार। तो आज इस वीडियो में हम ख़त्म करने वाले हैं पदार्थों का जो आपका भंगुर पदार्थ होते हैं उनका व्यवहार देखेंगे। और ये टॉपिक आपका है पदार्थों का भंगुर पदार्थ। ठीक है, मतलब जो आपका बिहेवियर है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, जो आपका यहाँ लिखा हुआ है ये व्यवहार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये वाला जो टॉपिक है, ओके, इसको इरेज कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर यह आएगा भंगुर पदार्थों का व्यवहार। ओके, तो ये टॉपिक है आपका पहला। तो आज इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो आपके सामने एक ये डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, तो इस डायग्राम को सबसे पहले समझना है। तो इसको मैं समझाऊं तो यहाँ पर ये चीज़ है कि सबसे पहले ये जानना है आपका जो भंगुर पदार्थ है, सबसे पहले ये होता क्या है, कौन कौन से इसमें भंगुर पदार्थ में मटेरियल्स आते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊं अच्छे से, तो इसमें जो आता है आपका एक मटेरियल, जैसा कि आपका लोहा हो गया। ओके, तो लोहा जो कि आपका ढलवा होना चाहिए। और आपका जैसा कि आपने सिरेमिक वाले जो मटेरियल्स देखे हैं ना, जैसे कटआउट वगैरह जो बनते हैं, और आपने कप प्लेट जो आपके बनते हैं ना, कप प्लेट वगैरह, और आपकी एक ब्रांच भी होती है सिरेमिक के नाम से। तो वही उसी ब्रांच में यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि सिरेमिक क्या होता है, सिरेमिक के बारे में। तो वहाँ पर जितने भी मटेरियल्स होते हैं, यूज होते हैं, वो ही उसका हम भंगुर पदार्थ का व्यवहार हम यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमने स्ट्रेस ले लिया है और नीचे की ओर स्ट्रेन, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया नीचे वाला, और ये आपका हो गया वर्टिकल। वर्टिकल पर हम स्ट्रेस लेंगे और स्ट्रेन लेंगे हम हॉरिजॉन्टल पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका भंगुर पदार्थ होगा, तो यहाँ पर हमने एक ढलवा लोहा लिया है। ओके, तो ढलवे लोहे को हम क्या करेंगे, एक मटेरियल्स होगा ढलवा लोहे का, तो जिसको हम यूटीएम मशीन पर ले जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है ये, और आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, ये बात की बात है। तो एक यूटीएम मशीन होती है। इसके बाद हम इसको ले जाते हैं, उसके ऊपर हम इस मशीन के ऊपर इसको रखते हैं, ढलवे लोहे के एक नमूने को या एक वर्क पीस को हम इसके ऊपर रखते हैं। जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो मशीन वहाँ पर रीडिंग देती है, उसी हिसाब से हम इस पर एक ग्राफ तैयार करते हैं। तो इस ग्राफ को बनाने का यहाँ पर तात्पर्य ये होता है कि हम इस चीज़ के जो व्यवहार करता है, जिस तरीके से ये मटेरियल्स बताता है कहाँ पर ये टूट सकता है, कहाँ पर नहीं। जैसा कि आपने पिछले वाला जो टॉपिक था उसमें हमने तन्य जो आपके पदार्थ होते हैं वहाँ पर वो देखा था। जब हम तन्य पदार्थ का वहाँ पर व्यवहार देख रहे थे तो वहाँ पर हमें कुछ पॉइंट मिल रहे थे। जैसे कि हमने जब उस यूटीएम मशीन पर हम उस मटेरियल्स को रखते हैं, किसको, तन्य पदार्थ को। तो तन्य पदार्थ को जब हम यूटीएम मशीन पर रखते हैं तो वहाँ पर क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले वहाँ पर हमें कई सारे पॉइंट प्राप्त हुए थे, जैसे ए बी सी और डी और ई और एफ। इस तरीके से हमने उसको बांट दिया था। तो सपोज वहाँ पर क्या था, सबसे पहले हमें एक ए पॉइंट मिला था। ठीक, उसके बाद हमें बी पॉइंट मिला था, उसके बाद सी पॉइंट मिला था, इसके बाद डी पॉइंट मिला था। इनके भी नाम थे, ए पॉइंट का भी नाम था। तो ए पॉइंट का नाम हमने वहाँ पर रखा था प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, और बी पॉइंट का हमने प्रत्यास्था सीमा इलास्टिक लिमिट रखा था। सी पॉइंट पर वो क्या हो जाता है, प्लास्टिक अवस्था में आ जाता था। डी पॉइंट पर वो एक याइल्ड पॉइंट हमें मिलता था, फिर आपको चरम प्रतिबल मिलता था, उसके बाद हमें भंजक प्रतिबल लास्ट में मिलता था। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमको प्राप्त होते थे, और उसका आरेख बन जाता था वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, हम जब इसको ढलवे लोहे के जो आपका नमूना था हम यूटीएम मशीन पर लेकर गए, तो यूटीएम मशीन पर जब हम लेकर जाएंगे तो वहाँ पर केवल जब हम थोड़ा सा ही भार उस पर लगाते हैं, मतलब वेट लगाएंगे, यूटीएम मशीन पर हम वेट लगाते हैं। ओके, तो जब हम इसको वेट लगाएंगे तो उसकी जो विकृति है, इसकी ढलवे लोहे की जो विकृति होगी वो थोड़ा ही चेंज होगा। ठीक, तो जब थोड़ा सा ही वो चेंज होगा, इसमें बहुत सारे 6 प्रकार के चेंज आपको देखने को मिले, यहाँ पर केवल थोड़ा सा चेंज होगा और एंड लास्ट आकर वहाँ पर वो टूट जाएगी, मतलब भंजन हो जाएगा।
तो बस यही चीज़ थी। और देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि इतनी यहाँ पर स्ट्रेस, ठीक है, वो सॉरी स्ट्रेन जितनी होगी यहाँ पर स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर ये सब चीज़ है बस। और आगे देखो इसकी थ्योरी को देखते हैं, थ्योरी में हमें को क्या लिखना है, ये चीज़ बस केवल यहाँ पर समझाने की थी। बाकी यहाँ पर थ्योरी में हमको क्या लिखना है वो चीज़ एक बार देख लो। देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये सबसे पहले लिखा है कांच या ढलवा लोहा। कांच या ढलवा लोहे के व्यवहार को भी प्रतिबल विकृति आरेख द्वारा समझाया जा सकता है। यहाँ पर क्या है, हम कांच को ले सकते हैं या ढलवा लोहा या सिरेमिक के किसी भी मटेरियल्स को हम ले सकते हैं भंगुर पदार्थ के व्यवहार को समझाने के लिए। ये सब चीज़ लिखी हुई है, इस तरीके से ही आपको एग्जाम में लिख कर आना है। भंगुर पदार्थों पर भार लगने पर वे बहुत कम विकृति होने पर ही असफल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने समझाया, जब हम उसको यूटीएम मशीन पर लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा ही वेट लगाते हैं तो वो क्या होता है, फेल हो जाता है। ओके, तो ज़्यादा लोड वो सहन नहीं कर पाएगा। यदि भंगुर पदार्थ या तन्य पदार्थों की प्रतिबल विकृति आरोप की तुलना की जाए, मतलब हम आपस में एक भंगुर पदार्थ की और एक तन्य पदार्थों की आपस में कंपेयर करें तो क्या होगा, वहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जो आपका तन्य पदार्थ होगा उसके लिए असफल होने से पहले जो भी पदार्थ में अपेक्षाकृत अधिक विकृति होती है। सपोज यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा भी था, उसमें क्या था, जो तन्य पदार्थ था, तन्य पदार्थ उसमें क्या है, वहाँ पर बहुत सारी विकृति होती था। जिस तरीके से हमें वहाँ पर 6 पॉइंट देखने को मिले थे। ओके, तो और यहाँ पर क्या होगा, भंगुर पदार्थों में बहुत कम विकृति होती है। उसमें क्या होती थी, बहुत ज़्यादा विकृति होगी जभी तो हमें 6 पॉइंट मिलेंगे। वहाँ पर कभी प्रोपोर्शनल लिमिट प्राप्त होगी सबसे पहले, फिर उसके बाद इलास्टिक, फिर उसके बाद प्लास्टिक लिमिट। इस तरीके से हमें बहुत सारे पॉइंट प्राप्त होते थे। उस तरीके से हम आरेख को बना देते थे, कहाँ पर इलास्टिक लिमिट, कहाँ पर प्लास्टिक फॉर्म मिली है, कहाँ पर याइल्ड पॉइंट होगा, तो वहाँ पर इस तरीके से हम आरेख बनाते थे। किसमें, तन्य पदार्थों में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, केवल थोड़ा सा ही हमने वेट लगाया तो वहाँ पर वो टूट जाएगी भंगुर पदार्थों में। ओके, तो यहाँ पर तन्य पदार्थों के लिए इस आरेख में पराभव क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तथा चरम प्रतिबल के मान में अपेक्षाकृत अधिक अंतर होता है। यह अंतर डिजाइन के लिए मुख्य विचार करने वाला बिंदु है। तन्य पदार्थ अधिक पराभव को हम बोलते हैं याइल्ड, ठीक है, याइल्ड पॉइंट या याइल्ड या तथा विकृति रखते हैं। यही कारण है कि इस्पात को संरचना अवयव के रूप में सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर ये सब चीज़ थी। और सभी पदार्थों को तन्य तथा भंगुर पदार्थों में वर्गीकृत करना, मतलब हम क्लासिफिकेशंस नहीं कर सकते। जितने भी आपके जो तन्य पदार्थ हैं और भंगुर पदार्थों में, मतलब आपके जो भंगुर पदार्थ हैं उसमें हम इसको क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ यहाँ पर आपको एग्जाम में इस तरीके से लिख कर आनी है और डायग्राम को अच्छे से लिख कर आनी है। जो भी चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई है इस तरीके से हम वहाँ यूटीएम, इस तरीके से भी आप उसको थोड़ा जैसे ज़्यादा लिखना है तो उस तरीके से आप एग्ज़ाम में ज़्यादा लिख कर आ सकते हो, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है। सो गाइज़, यहाँ पर हमने इस टॉपिक को कवर किया है। जो आपके भंगुर पदार्थों का जो व्यवहार है वो उसको हमने टोटली कवर कर लिया है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, आपके जो भी आपका हुक्स लॉ है, आपने पीछे देखा होगा हुक्स लॉ, तो वहाँ पर एक बार आया था ये पॉइंट कि हुक्स लॉ के अनुसार। तो हुक्स लॉ क्या होता है, अगली वीडियो में हम इसको समझाने वाले हैं और इसके कुछ ही भाग हैं उनको भी समझाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, आपके अंकित प्रश्न स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस, वीडियो यदि आपको हमारी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी हमारे पास कम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कृपा करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।